कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि जब मैंने उस सन्यासी को मार डाला था, तो मुझे पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। जेल में भी लड़कियों का बहुत ही बुरा हाल था। सुंदर लड़कियों को जेलर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। मुझे जेलर द्वारा फोन किया गया और जब मैं जेलर से मिलने गई, अब कहानी आगे, जेलर की नज़र मुझ पर जैसे ही पड़ी, उसका दीवानों सा हाल हो गया। मेरे चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए वह बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो बार बार देखने को जी करता है। विश्वास ही नहीं होता कि तुम कत्ल भी कर सकती हो। देखो, तुम मेरा ख्याल रखोगी तो तुम जेल से छूट भी सकती हो। मैं तुम्हें ऐसे शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों से मिलवा दूंगा कि वे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा ही नहीं चलने देंगे। जेलर काम की बात कर रहा था। मैं अनायास ही मुस्कुरा पड़ी। मुझे क्या करना होगा, जेलर साहब? अन्य महिला कैदियों की तरह मुझे खुश करना होगा। मैंने इसके लिए ऑफिस के बगल में ही एक छोटा सा बेडरूम बनवा रखा है। आओ मेरे साथ, कहकर उस बेडरूम की ओर बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे उधर ही बढ़ गई। बेडरूम में घुसते ही उसने अलमारी से एक ब्रीफकेस निकाला और उसमें से टुडे का एक कैप्सूल निकालकर मुझे दे दिया। फिर उसने मुझसे कहा, तुम इसका इस्तेमाल करो, मैं तब तक उधर से आता हूँ। कोई 15 मिनट बाद वह सिगरेट फूंकता हुआ कमरे में आ खड़ा हुआ। अब तो तुम तैयार हो, यह कहकर जेलर ने मुझे एक सेब दे दिया। इसे खाओ। मैं सेब खाने लगी। जब सेब खा लिया तो जेलर मेरे करीब आ गया और मुझे बाहों में भर लिया। आज पहली बार मैं मर्दानी बाहों का इस्तेमाल अपनी जीवन रक्षा के लिए कर रही थी। यहाँ आनंद की कमी और फायदे की बात ज्यादा थी। कोई आधे घंटे बाद मैं अपने कपड़े ठीक करती हुई बेडरूम से बाहर आ गई। जहाँ जान बचाने की बात आ जाती है, वहाँ सब कुछ जीरो हो जाता है। आज मैं एक ऐसी हुस्नपरी बन गई हूँ जिसकी देह जान बचाने के काम आ रही। यह कोई मामूली बात नहीं है। यही सब सोचती हुई मैं जेल की चारदीवारी में आकर पुनः कैद हो गई। कोई 10 मिनट बाद जब पुलिस चली गई तो मैं उस गहरी खाई से बाहर निकल आई। तभी मेरी निगाह अचानक ही सड़क पर चली गई। जिस गाड़ी के ड्राइवर से मैंने हाथ देकर लिफ्ट मांगी थी, वह कार अभी तक कुछ दूरी पर खड़ी थी। मैं लंगड़ाती हुई उधर ही बढ़ गई। मेरे नजदीक पहुंचते ही कार का दरवाजा खुल गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर इस आदमी ने मेरे लिए इतनी देर से गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? मुझसे इसका क्या स्वार्थ हो सकता है? मैं यह सोच ही रही थी कि गाड़ी के अंदर से आवाज आई, मोहतरमा जल्दी कीजिए, यह सोचने का समय नहीं है। मुझे पता है, पुलिस आपके पीछे लगी है। मैं यह सुनते ही झट से गाड़ी में बैठ गई। काफी महंगी गाड़ी थी। अंदर अंधेरा था जिससे मैं गाड़ी के ड्राइवर को नहीं देख पा रही थी। उसको एक नज़र देखने की मेरी हार्दिक इच्छा थी। इतने में उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं घायल थी और मुझे भूख भी काफी लगी हुई थी। कुछ आगे बढ़ते ही उस आदमी ने कहा, मेरा नाम दिनकर नाथ है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं एक अपराधिन को क्यों बचा रहा है या मैं पुलिस के जाने तक तुम्हारा इंतजार क्यों करता रहा था। मैंने यह क्यों नहीं बता दिया कि तुम खाई में छिपी हो। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मेरा तो पुलिस से भागे लोगों को ही पालने का शौक है। दीनकर नाथ की बातें सुनते ही मेरा खून पानी हो गया। मैं सोचने लगी, आसमान से गिरी तो खजूर पर आ अटकी। यह आदमी तो अव्वल दर्ज का धूर्त, बदमाश और जालिम लगता है। लेकिन अब कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। मुसीबतों से निकलने का मार्ग मैं सदा से ही निकालती आई हूँ। ईश्वर ने साथ दिया तो यहाँ भी फतह मेरी ही होगी। मैंने अब तक कोई गुनाह नहीं किया है, किसी निर्दोष को नहीं मारा है। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, तो उनको तो किसी ने यह नहीं कहा कि कानून को तुमने हाथ में लिया है, तुम अपराधी हो। फिर मुझे कोई अपराधी कैसे कह सकता है? मैंने कंस और रावण सरीखे दुष्टों को ही तो मारा है। राह चलते लोगों पर तो मैंने हाथ नहीं उठाया न। यही वजह है कि मुझे अपराध बोध की छाया अभी तक छू भी न पाई है। आजकल खूबसूरत या बदसूरत किसी भी तरह की महिला के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अच्छा नहीं है।
शिखर पर बैठे व्यक्ति तो उन्हें नंगानाच नचा रहे हैं और वे नाच रही है। मैंने जहाँ कहीं भी औरतों की मदद की, वहीं पर मुझे निराशा हाथ लगी। न जाने क्यों, वे जुर्म और अत्याचार को आत्मसात कर बैठी है। उनकी सहायता के लिए आगे आने पर पहले उनसे ही लड़ना पड़ता है। मंत्री प्रमोद रंजन के जुर्म अत्याचार से वे लड़कियां मुक्त हो गई है, फिर भी उन्हें मुझसे नफरत है, क्योंकि उन्हें जिल्लत और अपमान की जिंदगी ही पसंद है। मैं जाने कब तक सोचती, तभी दिनकर नाथ ने मुझे टोक दिया। ईश्वर ने तुम्हें इतनी अच्छी काया दी है, उम्र भी अभी नाजुक है, फिर तुम अपराधिन क्यों बनी? क्या करूं? मुझसे किसी का शोषण होते देखा नहीं जाता। मेरे हाथ उसकी सहायता के लिए बरबस ही उठ जाते हैं। यह कहते हुए मैं मुस्करा पड़ी। तुम हंस रही हो? दीनकर नाथ आश्चर्यचकित रह गया। क्यों, हंसना सिर्फ मर्दों के हिस्से में आता है? मेरी आवाज थोड़ी तल्ख हो गई। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब यह था कि जिस युवती ने कत्ल किए है, पुलिस जिसकी तलाश में है और जो जख्मी है, वह कैसे मुस्करा सकती है? दिनकर के यह कहते ही मैं समझ गई, यह मुझे डराना चाहता है, ताकि मैं डरकर इसकी मुट्ठी में कैद हो जाऊं। मैंने रावण और कंस सरीखे दुष्टों का संहार किया है। मैं जुर्म की दुनिया में ही जवान हुई हूँ। मेरे घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। घर छोड़ने के बाद पुरुषों से ही मेरा पाला पड़ा, और वह भी गंदे, बदमाश और अपराधी प्रवृत्ति के पुरुषों से। जो मंत्री थे, नेता थे, महात्मा थे, वहशी और दरिद्र थे एवं नामर्द भी थे। कत्ल करना मेरा पेशा नहीं रहा है। यह तो हो गया, जिसकी जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि वे दरिंदे थे। यह कहकर मैं चुप हो गई। दीनकर नाथ ने जवाब में कुछ नहीं कहा। शायद उसने समझ लिया था कि मैं मुड़ने या टूटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने खिड़की से बाहर देखा, गाड़ी सड़क पर हवा की तरफ भागी जा रही थी। मुझे रह रहकर ऐसा लगता था जैसे मैं अपने पीछे जीवन की एक दुखद और विचित्र छाया छोड़ती जा रही हूँ। यह सब विचित्र बात ही तो थी। उस महात्मा का कत्ल करना, फिर जेल जाना और जेल की घोर यातनाएं भोगना। उन्हीं क्षणों में अय्याश जेलर का मेरे ऊपर मुग्ध होना, फिर अपने रूप के सहारे गृहमंत्री प्रमोद रंजन तक पहुंचना। सजा मिलने से पहले ही मुकदमा का रफा दफा हो जाना। इसके बाद मेरे हाथों गृहमंत्री को जिंदा जलाया जाना। एक अद्भुत संयोग ही तो था। यह साहस नहीं, दुस्साहस भरा काम था। मुझ जैसी आकर्षक बाला के लिए यह एक भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं माना। इतने में दिनकर नाथ ने कार सड़क किनारे खड़ी कर दी। मैं आश्चर्यचकित गाड़ी से नीचे उतर गई। मेरे दोनों पांव जख्मी थे और हाथ भी घायल थे। उनसे अभी भी खून टपक रहा था। पुरुष मानसिकता का एक नया ही एहसास आज हुआ था। मैं अचानक ही बुदबुदा पड़ी, मैं घायल हूँ, दर्द से कराह रही हूँ, मेरे हाथ पांव जख्मी हो रहे हैं। पुलिस के आतंक से मैं आतंकित हूँ, और यह पुरुष मुझ में प्रेम ढूंढ रहा है। मुझसे इस निर्जन जगह में प्रेम संबंध बनाने के लिए बेताब है। क्या इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि एक जख्मी औरत से कैसे पेश आया जाता है? मैं यह सोच ही रही थी कि दीनकर नाथ ने मेरे होठों पर अपने गर्म होठ रख दिए। मुझे बड़ा ही बुरा लगा। मैं मुंह फेरते हुई बोली, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि मैं घायल हूँ? तो मैं क्या करूँ? देखो, एक बार मन रख दो, मैं 1000 बार तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहते कहते उसने मुझे गोद में उठा लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। जवां मर्दानी बाहों का स्पर्श पाए काफी समय हो गया था। दीनकर ने गाड़ी की बत्ती बुझा दी और मुझे पिछली सीट पर सुला दिया। फिर वह झुककर मेरे तलवे चाटने लगा। वह चाट रहा था और मुझे घिन्न सी आ रही थी। मेरे पांव खून से लटपट थे। उनमें धूल मिट्टी लगी हुई थी। देखते ही देखते उसने मेरे दोनों तलवे चाटकर साफ कर दिए। अब वह मेरी नाभि के गड्ढे में अपनी जीभ का अग्रभाग डालकर गोल गोल घुमाने लगा। इस स्पर्श क्रीड़ा ने मेरे ठंडे पड़े खून को गर्म कर दिया। मेरे हाथ पांव का दर्द गायब हो गया। मगर यह एक दैहिक आकर्षण था। कोई 10 मिनट बाद दीनकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। मुझे अब दर्द से काफी राहत मिल गई थी। मन हल्का हो गया था। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। तभी उसने कहा, मैं मूलत एक मनोचिकित्सक हूँ।
मैंने तुम्हारे दर्द का प्राथमिक इलाज कर दिया है। अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा होगा। मैं कुछ नहीं बोली। वह गाड़ी की गति धीमी करते हुए पुनः बोलने लगा, प्रेम का संबंध मन से होता है और यही वजह है कि इससे मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। दर्द का भी संबंध दिमाग और दिल से होता है। शरीर का संबंध अगर दिल और दिमाग से कट जाए तो व्यक्ति को किसी भी तरह के दर्द की अनुभूति नहीं होती है। मैंने तुम्हारे साथ सफल प्रेम किया है, जिससे तुम चिंता और दर्द से मुक्त हो गई हो। अर्थात मैंने तुम्हारा मानसिक इलाज कर दिया है। अब शारीरिक इलाज करना रह गया है, जो मेरे क्लिनिक में ही संभव है। दीनकर नाथ की इन बातों ने मुझे काफी प्रभावित किया। मैं अचानक ही बोल पड़ी, डॉक्टर, अभी तुम्हारा क्लिनिक और कितनी दूर है? अब हम क्लिनिक के नजदीक आ गए हैं। यह कहना था कि गाड़ी एक बिल्डिंग के दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई। वह गाड़ी से उतरते हुए बोला, उतरो, मेरा क्लिनिक आ गया। मैं गाड़ी से उतरकर दीनकर नाथ के साथ अंदर की ओर बढ़ गई। दरवाजे से होते हुए जैसे ही हॉलनुमा कमरे में आई तो अचानक ही ठिठक गई। डॉक्टर, तुम मुझे अपने क्लिनिक में ले आए हो या किसी हॉस्पिटल में? जो भी समझ लो, मेरी पूरी दुनिया इसी बिल्डिंग के भीतर है। यहाँ तो काफी मरीज हैं। क्या दुनिया में इतने लोग मनोरोगी हैं? मैं आश्चर्यचकित होकर बोली, इनमें से एक भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मनोरोगी नहीं है। इनको समाज की कुप्रथाओं ने, लोगों की यातनाओं ने मनोरोगी बना दिया है। इनका मेरे सिवा कोई नहीं है। जब तक ये ठीक नहीं होंगे मैं इन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यह कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गया और मुझे एक शानदार कमरे में छोड़कर स्वयं बाहर चला गया। मैं सोचने लगी, यह डॉक्टर तो एक समाज सेवक है, लाचार और मजबूर लोगों का हमदर्द है। तभी वह बॉक्स लेकर अंदर आ गया और मेरे जख्मों की मरहम पट्टी करने के बाद बोला, रात काफी हो गई है, अब तुम आराम करो। तो हाँ जी, मेरे हुस्न के झल्लो, ये हमारी सीरीज का 13वां भाग है। अब तक आप लोगों ने जैसे मेरा इतना साथ दिया है और मेरी कहानियों को बहुत सारा प्यार दिया है, उम्मीद है इस भाग को भी आप उतना ही प्यार देंगे। कृपया कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।